ये बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए, और ये लेक्चर नंबर मेरे हिसाब से 3 होगा। और इसमें आपका पूरा आज कंसेप्ट कवर कर लिया जाएगा। और एक और लेक्चर आएंगे इसके आगे, जिसमें आपको सिर्फ जितने क्वेश्चन पूछे गए PYQ में उसको हम करेंगे। फिर NCERT करेंगे, NCERT बैक एक्सरसाइज, फिर NCERT इंडेक्स एक्सरसाइज, जो भी होंगे सारे क्वेश्चन को डिटेल में किया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये वीडियो बच्चे ही कोई नया बच्चा है तो शुरू में आप देख रहे हैं, नए छात्र हैं तो ज़रूर थोड़ा सा वीडियो और देख लीजिएगा, ताकि आपको ये मिले फील कि आप बाकी जैसे थोड़ा सा बेहतर पढ़ रहे हैं। जितनी गारंटी, बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। और ये कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और प्यारा सा नोट्स बना लीजिएगा अपने अपने ही हाथों से, क्योंकि आपके ही नोट्स आपके ही काम आते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बोलता हूँ कि। और मैं थोड़ा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों से कि आप अगर नए छात्र हैं तो पूरा नहीं देखते हैं तो कम से कम हाफ वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको ये फील मिल जाए। और इतना गारंटी है कि अगर आप शायद थोड़ा आधा देखते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखने की इच्छा होगी, ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतनी मुझे गारंटी है। और कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि हम बच्चों अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं, तो हम आपको कॉपी पे ही पढ़ाने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हैं। और यहीं पे सारे कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल उसको भी कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, हमने क्या पढ़ा था बच्चे जी, पदार्थ जो होते हैं, जिसमें जो स्थान गिरता है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें और वो अपने कुछ स्थान तो गिरेगा। और अपने 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक द्वारा हम उसे महसूस भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ, मैटर कहते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि हवा, भोजन, पत्थर, ईंट, टीवी, टेलीविज़न, जो भी आप कुछ देख रहे हैं जिसने थोड़ा सा भी स्थान घेरा है, जिसने उसको हम स्थान घेरा है, उसमें कुछ मास है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मीटर बोल रहे हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं, मीटर यानी पदार्थ बोल रहे थे। इसकी 3 अवस्थाएं हम पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़े थे। और इसकी भौतिक स्वरूप में, हाँ ठीक है, यही पढ़ा था हमने। और पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं। और एक बात हमने किया था कि क्या एनर्जी एक पदार्थ है, तो हमने कहा था नहीं, क्योंकि मैंने देखो इसमें वॉल्यूम होता ही नहीं है, इसमें मास होता ही नहीं है। पदार्थ तो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, सॉरी, इसको आप ऊर्जा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि फुल फील्ड डिफिनीशन क्या है, जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें मास हो, जो थोड़ा स्थान क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो स्थान तो ऑक्यूपाई करेगा ही, जिसमें अगर मास होता तो, लेकिन है ही नहीं तो कहाँ से करेगा। लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक द्वारा वो महसूस होना चाहिए। तो महसूस हो सकता है, ये एनर्जी महसूस होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं है, इसलिए एनर्जी क्या है, मैटर नहीं है। और हमने पता कि पदार्थ कण के अभिलक्षण, ये पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, इसके बीच में रिक्त स्थान होता है, इसके पार्टिकल्स निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ी गई थी। फिर हमने पढ़ा था बच्चे जी कि अगर अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू हमें दूर से ही कैसे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन का कंसेप्ट था। और डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी दोनों को हमने पढ़ा था, ठीक है सर। और यहाँ देखिए एक बात था कि आप लोहे की तथा चौक में किसी आसानी से तुर पाएंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट है रिजिडिटी और स्ट्रॉन्ग का, तो इस पर भी हम डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में वो भी मिल जाएगा। और अगर हम गिलास में अगर नमक डाल रहे हैं तो पानी का लेयर नहीं ऊपर जाता है, क्यों? तो बच्चों का आंसर था कि सर पानी के पार्टिकल में कुछ स्पेस होते हैं, कुछ गैप होता है, उसी में जाकर नमक क्या होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके पानी में कोई लेयर में वृद्धि नहीं होती है। फिर डिफ्यूजन पढ़ा था, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, डिफ्यूजन पेपर में आते ही आते हैं। देखिए डिफ्यूजन आपका, और यही कारण डिफ्यूजन का है कि आपके गरम गरम खाने की सुगंध आपके हमारे पास चली जाती है। बिस्तर हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, कहाँ कहाँ होता है, सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, और दोनों में होता है। कुछ बोलते हैं सॉलिड में, हाँ सॉलिड में सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन एक रेयर केस है कि हमने लकड़ी पे चौक से लिख दिया तो कुछ दिन के बाद वो जल्दी नहीं मिटता है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ये सारी कंसेप्ट आपको याद दिला रहा हूँ ताकि बच्चों को आज के पढ़ने में फ्लो थोड़ा मिल जाए। डिफ्यूजन लिक्विड में तो बहुत ईजी है, आराम से इसको देख सकते हैं। ये बच्चे ऐसे ही रिवीजन किया है, घर पे थोड़ा ऐसे ही आराम से पढ़ोगे ना, टोटल कंसेप्ट आपके रिवीजन हो जाएंगे। देखो डिफ्यूजन सॉलिड की बात यहाँ पर किया हूँ, ठीक है। और डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल दिया हूँ कि डिफ्यूजन और सॉलिड इंटू लिक्विड में हो जाए तो क्या कह सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि हम पानी में चीनी को मिला दें तो क्या लगेगा, पानी। देखिए चीनी क्या है बच्चे, शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है।
तो यहाँ पर कौन सा डिफ्यूजन हो गया, सॉलिड इनटू लिक्विड। और हम बात करते हैं बच्चे लिक्विड इनटू लिक्विड। तो मान लीजिए मेरे पास कोई कलर है, जल में रंग को कुछ कलर के पार्टिकल डाल दिए अपने, तो कलर के उसमें ड्रॉप डाल दिए, तो ये लिक्विड क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। गैस इंटू गैस, क्या गैस इंटू लिक्विड की भी जानते हैं हम, जिसको बच्चे अक्सर आजकल पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें गैस ही। और डिफ्यूजन इन सॉलिड स्टेट इज़ वेरी स्लो। देखो सॉलिड स्टेट और डिफ्यूजन अगर होता है सॉलिड में तो बहुत धीरे होता है, यहाँ पर लिख दिया गया है। कुछ क्वेश्चन थे, बच्चे ने जरूर किया था इसको। और मेन मेरा पर्पस था कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड में क्या होता है, इसके पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसमें इसके पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और गैस के पार्टिकल बहुत दूर होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल इन दोनों से बहुत कम होता है। इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा इससे कम होती है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें होती नहीं है, बहुत ना के बराबर। इसीलिए इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इसमें डिफ्यूजन थोड़ा होता है, इसमें डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। पूरा कंसेप्ट आपको एक ही डायग्राम पे मैंने समझा दिया। और कहाँ तक वो पढ़ाया गया था, थोड़ा देख लेता हूँ। अब इसको डायरेक्ट मैं चालू करता हूँ। ये मेन बातें आपका हो गया। हाँ, एक कंसेप्ट और रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको मैं वेपराइजेशन के बारे में पढ़ाया था, वाष्पन के बारे में। वाष्पन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है इवेपोरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इसके लिए बॉइलिंग होने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए एक प्रॉपर आपको तापमान चाहिए, जिसे हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके लिए कोई टेम्परेचर की लिमिट नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है। इससे नीचे बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे ये प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि आप पानी में थोड़ा सा कहीं द्वार फेंका, थोड़ा हाथ पे लिया, थोड़ा किसी चीज़ पर डाल दिया, कुछ देर के बाद पानी नहीं दिखती है, पानी कहाँ चला गया, इवोपरेट हो गया, वाष्प बन गया। लेकिन उसके लिए अपने टेम्परेचर कोई रिक्वायरमेंट आपने दिया था, रूम टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है। यानी एक शब्दों में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। संघनन, ये सब सारे टॉपिक पढ़ा गया था। और इसके प्रभाव भी मैंने पढ़े थे, इससे क्या क्या फायदे बेनिफिट हैं। तो वाष्पीकरण किन किन बातों पर निर्भर करता है, सरफेस एरिया पर। जितना बड़ा स्पेस ज़्यादा, और देखो प्लेट का स्पेस ज़्यादा है तो इसमें वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो चाय इसमें जल्दी ठंडी होगी। इसमें कप में स्पेस कम है, इसमें सरफेस एरिया कम है, तो इसमें का वाष्पीकरण कम होगा, तो इवेपोरेशन रेट कम होगा, तो इसमें चाय जल्दी ठंडे नहीं होती है, दूध जल्दी ठंडा नहीं होता है। तापमान पर भी निर्भर करता है ये। आर्द्रता पर, आर्द्रता बोले तो सर जो आजकल का मौसम आप देख रहे हैं, गर्मी में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी ह्यूमिडिटी नहीं, आर्द्रता नहीं, आर्द्रता तो बारिश में होती है। और हवा के स्पीड पर, जितने एयर के स्पीड ज़्यादा होंगे, हवा तेज़ होगा, उतना जल्दी आपके कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि हवा के पार्टिकल, कपड़े के पार्टिकल में जो भी वाष्प थे उसको लेके, पानी के वाष्प को लेके चले जाते हैं। तो यहाँ भी वाष्पीकरण इफेक्ट होता है इसके विंड स्पीड के वैल्यू पर। वाष्पीकरण से शीतलता आती है, बात सही है। शायद मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, यहाँ तक हम टॉपिक पढ़ा था। सर तो आज की टॉपिक क्या है, तो बच्चा जी बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आखिरी कंसेप्ट होगा आज का। आज आपने लेक्चर देख लिए तो इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट फिनिश हो जाएंगे। तो सर क्या बच जाएगा, बच जाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर, जो आराम से हम लोग कर लेंगे अगले लेक्चर में। नोट्स बच्चे जी मैं कोशिश करूँगा, आज संडे है तो ज़रूर आपके, आज तो ये वीडियो अपलोड हो ही जाएगा, और उसके बाद आपको एक जल्दी से इस चैप्टर का मैं पूरा फिनिश ही कर दूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया, पेपर भी आने वाले होंगे, तो अन टाइम चलना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी होगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भैया जी, हम तापमान को मापते हैं तो इसके लिए हम 3 पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इस्तेमाल करते हैं बच्चे जी, हम थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाऊँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक हम ये वाला मैं लिया हूँ केल्विन में, ये वाला लिया हूँ मैं डिग्री सेल्सियस में, और एक मैं लिया हूँ बच्चे जी डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो देखो इसमें क्या है बच्चे जी, मैंने एक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने लिया है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा ये टॉपिक आपने लिख लिया क्या, ये वाला, इसको लिख लो प्यारे जी। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन ऊपर करूँगा ताकि आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे दिक्कत ना हो। चलो अब यहाँ से चलेगा।
देखो ये केल्विन वाला थर्मोमीटर है और ये डिग्री सेल्सियस में, और ये हमको तापमान मापना है। स्केल है मेरे पास, 3 स्केल हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर जमता है किस वैल्यू पर, तो अगर फ़ारेनहाइट में देखो बच्चा जी, और देखो सेल्सियस में देखोगे तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बर्फ़ बन जाता है, फ्रीजिंग हो जाती है। लेकिन फ़ारेनहाइट में देखोगे तो फ़ारेनहाइट में बच्चा जी वो 32 डिग्री पर होता है। लेकिन केल्विन में देखोगे तो 277.15 यानी 277.15 में जाकर इतने केल्विन पर जल बर्फ बन जाता है। ये अलग अलग पैमाने थे। अगर हम बात करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर, आप अक्सर देखते हो सर बोलते हैं घर वाले बुखार हो गया है, बुखार हो गया है। तो देखो बुखार हम नापते हैं बच्चा जी, अक्सर जो हमारा थर्मामीटर होता है डिजिटल हो या जो भी, वो फ़ारेनहाइट में नापता है। बुखार हम किस स्केल पे नापते हैं? फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो देखना अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 98 99 तक है लगभग, तो सोचना कि बुखार नहीं है। 98.6 या 98 समझो कि है तो बुखार नहीं है 99 तक। अगर 99 से ऊपर दिखा रहा है फ़ारेनहाइट में, तो समझना कि आपको बुखार है, आपको फीवर है। तो उसके लिए आप बहुत सारा टेक्निक आपको क्लास में बताया हूँ, विदाउट दवा के भी आप बुखार सही कर सकते हो। चलो अगर हम सर सेल्सियस में नापे तो 37 डिग्री सेल्सियस इतना हमारे शरीर का तापमान होना चाहिए। इससे अधिक दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको फीवर है। चलो अगर हम केल्विन में नापते तो केल्विन में नापेंगे तो 310.15 इसका आएगा। आज हम सब समझेंगे कि इनका वैल्यू इसमें कैसे निकालेंगे, सारे टॉपिक पर चर्चा होगा। फिर हम बात करते हैं बच्चे जी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप देखो अगर फ़ारेनहाइट में नापते हो तो 212 पर बॉयल कर जाएगा। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइलिंग करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट है जल का। और केल्विन में नापोगे तो 373.15 पर ये सर इसमें डिग्री मत लगाना, ये डिग्री नहीं होता। ये कि स्केल क्या है, आपने क्या ये स्केल समझ लिया बच्चे? हम इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा होगा इस पर। थोड़ा इसको क्या ये स्केल आप समझ पाए? हाँ सर समझ पाए। तो इस प्यारे से डायग्राम को बना लें अपने नोट्स में, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब। चलो देखो तापमान का बच्चे जी मापने का जो पैमाना होता है, जो स्केल होता है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, हम 3 स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चे जी 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो देखो ध्यान से थोड़ा सा बच्चे जी। अगर हम बात कर रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस, इसका बच्चे बहुत यूज कम होता है, ज़्यादा हम 2 ही पर बात करते हैं, केल्विन और ये सेल्सियस में। तो जो 0 डिग्री होता है सेल्सियस वो किसके इक्वल होता है? 273 के। ऐसे रियल में होता है 273.15, लेकिन हम लोग 273 से काम चलाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 273 के। अर्थात ये बात हो गया। तो हम बात करेंगे तब, अब बताओ बच्चे जी कि 0 डिग्री कितने के बराबर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हो जाएगा? तो क्या करेंगे बच्चे जी, ये वाला जाके इसमें जुट जाएगा। 0 डिग्री पर इतना था तो 100 डिग्री पर कितना, तो उसमें इतना जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। 0 पर 273 था और 100 ऊपर जा रहे हैं तो 100 भी ऊपर जाएगा। तो इसमें भी, और इसका मैं इसको फार्मूला निकाल के सिखाएंगे बच्चा जी। ऐसे आपको डायरेक्ट सभी सारे टीचर लगभग आप क्लास 9th लेवल तक बच्चे जी, मैं जानता हूँ, मेरे जहाँ तक विश्वास है, बहुत सारे आपको शिक्षक लोग आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला सिखा देंगे कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप उसमें 273 ऐड कर दें। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दें, यही फार्मूला सिखाया जाएगा। अभी समझ रहे हैं फिर से कि जब 0 पर 273 था तो ये भी 100 जाएगा सेल्सियस में, तो ये भी तो 100 ऊपर इंक्रीज करेगा। तो ये फार्मूला होगा, 273 जोड़ देते हैं, ये अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ऐसे क्या होगा, आज इस पर बात होगा और ज़बरदस्त बात होगा। वीडियो जरूर शेयर करना है, और ये ऐसा सेशन आपको शायद नहीं मिलेगा। आज आपको हम फार्मूला भी इसके डिराइव करके दिखाएंगे क्यों हम इतना ही जुड़ते हैं। चलो मेल्टिंग पॉइंट, अब हम अगर बर्फ़ की बात करें, आइस की बात करें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो बच्चे सबको जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ एक्सप्लेन करने वाले बात होंगे वहाँ पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। जहाँ छोटी मोटी बातें जहाँ बच्चे सही समझ सकते हैं वहाँ हम आपको थोड़ा सा रिपीट करके चलते रहेंगे। और एसआई और तापमान कैसे मात्रक देखें, देखिए एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, तापमान का एसआई मात्रक, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। केल्विन छोटे अक्षर में लिखते हैं, लेकिन उसका एसआई यूनिट कैपिटल में लिखा आता है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, केल्विन हम छोटे अक्षर में लिखे हैं, लेकिन उसका जो एसआई यूनिट है वो कैपिटल अक्षर में लिखा आता है। केल्विन पैमाने पर बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273 केल्विन होता है।
अर्थात बर्फ़ का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है 273। जल का बॉइलिंग पॉइंट अगर केल्विन में नापें तो 273 केल्विन है, सॉरी 373 केल्विन है, क्योंकि ये 100 डिग्री के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस अभी आपको बताया गया था कि 373 के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसमें 373 ऐड करना पड़ता है। और 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होते हैं। इसको भी पीछे लिखा गया था, यहाँ भी लिखा गया। तापमान मापने के लिए हम स्केल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाया था 3 स्केल। अब तीनों स्केल को हम यहाँ पर समझा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है, डाउट रहता है, और हो सकता है अक्सर बच्चे गलती पढ़ते हैं। हो सकता है मैं भी बच्चा गलती, आपके एज में मैं भी उसको गलती पढ़ता था, लेकिन जब मैंने एक अच्छे टीचर से पढ़ा सीखा तो मुझे ये फील हुआ कि ओ, हम लोग बचपन में कितनी गलतियाँ की हैं। चलो देखो, एक है मेरे पास डिग्री सेल्सियस, दूसरा है मेरे पास डिग्री फ़ारेनहाइट, और मेरे पास एक है केल्विन। इसमें डिग्री मत लगाना, ठीक है। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं? अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा है 25 के ऊपर डिग्री और सेल्सियस, क्या ये लिखने का तरीका सही है? या कहीं लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस विदाउट स्पेस, क्या ये भी तरीका सही है? तो सर बोलते हैं कि नहीं, दोनों प्रोसेस गलत है। अब आपका सर क्या दिक्कत है इसमें? हम तो ऐसे ही लिखते हैं। हाँ बच्चा जी, आप भी ऐसे लिखते थे, हम भी ऐसे लिखते थे, लेकिन जब हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे टीचर ने भी समझाया कि नहीं ये गलत है, बहुत सारे बुक्स में भी गलत लिखे हुए हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको यहाँ से पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और मैंने बोला कि आप वीडियो थोड़ा आधा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इंटरेस्ट आएगा, ये 100% गारंटी है। कुछ बच्चों को थोड़े से टॉपिक अगर क्लियर ना हो तो ऐसा नहीं है, आप पिछले लेक्चर्स को भी जाकर देखेंगे तो आपको चैप्टर के फ्लो मिल जाएंगे। चलो, और देखो डिग्री, तो मैंने क्या बोला, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? अच्छा, इसमें देखो 2 चीज़ें लिखी गई, ये और ये। तो ये वाला जो वर्ड है ये वाला जो वर्ड है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ये कुछ मान है, आंकिक मान है। और जो इसमें लिखा गया था ये वाला डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट है। तो दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, नोट में लिख दिया हूँ, इसीलिए ये लिखना अच्छा है। 25 स्पेस डिग्री सेल्सियस, 25 25 और स्पेस और केल्विन मैंने बोला ये बड़ा लेटर होता है, कैपिटल, इसको स्मॉल मत समझिएगा। यहाँ पर के स्मॉल के का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, कैपिटल के होता है। आपने देखा है एक अच्छा सा डिफरेंस, आपको कभी ऐसे नहीं लिखने हैं। अब जल्दीबाजी में से लिख लेते होगे, शायद मैं ऐसे लिख लेता था, मैं अपना बता रहा हूँ, तो ये गलत था। लेकिन अब आपको, मेरे प्यारे बच्चे को, गलती लिखने की गुंजाइश नहीं है, ताकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आते हैं। ये नोट जरूर याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में आपको स्पेस जरूर देना है। एक बार अगर मैं बोर्ड पे आपको समझाऊँ तो चीज़ें ऐसी हैं, हम मान लीजिए हमको लिखना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। हम 27 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी गलत होगा। सर ने क्या सिखाया? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में स्पेस होना चाहिए, ऐसा होगा। थोड़ा स्पेस आपको देना ही पड़ेगा। ये कम बहुत अच्छा तरीके। क्या बच्चे इस चीज़ को जानते थे कभी आप? क्या आपके टीचर्स ने आपको बताया था? जो मेरे से ऑनलाइन छात्र पढ़ते हैं, मेरे ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझसे छात्र ऑनलाइन जुड़े हैं, क्या आपको ऐसा टीचर ने बताया था? बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ नहीं होंगे, मुझे पता है कि उनको भारती भवन आलोक प्रकाशन से जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन कराए जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको पूरा एकदम खुद से सर नोट्स बना के, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे मेरे अपने इस चैनल पर, आपको उनका खुद का नोट्स होगा, वो खुद से नोट्स बनाए होंगे, और आपको पूरा टॉपिक कवर करते हुए आपको लेके चलेंगे। किताब से छपवाने वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। बच्चों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि बच्चों को मेहनत कम करना पड़े, और ये बात सत्य है कि टीचर जितना मेहनत करेगा बच्चों को मेहनत उतना ही घट जाता है। तो क्यों बच्चों, आपको ज़्यादा परेशान करने के लिए मैं क्यों मेहनत कम करूं, ज़्यादा ही करूंगा। हाँ, ये बोलूँगा कि बच्चे जी अब इसको आप ऐसे पढ़ो, ऐसे रखो, आपको टोटल याद रहे, आप रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा। अब देखो केल्विन जो है बच्चा जी, केल्विन जो अपना स्केल था, ये क्या है कि शुद्ध पैमाना है, ये पूर्ण है, कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू स्केल होता है, और दूसरा ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। केल्विन में कोई मान आपका नेगेटिव में नहीं आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। हमने आपको 3 कंसेप्ट सिखाया। पहले कंसेप्ट को ऐसा लिखने का तरीका गलत था, ये लिखने का तरीका सही है, ये लिखने का तरीका सही है, ये लिखने का तरीका सही है। दूसरा कंसेप्ट सिखाया कि केल्विन जो होता है एक शुद्ध पैमाना होता है, पूर्ण पैमाना होता है, और जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट सिखा रहे हैं आपको, तीसरा कंसेप्ट, ये तो जानते ही आप कि तापमान का ऐसा ही मात्रा जो होता है केल्विन होता है। सर आप क्या बता रहे थे आज कि हम इसके तीनों के में रिलेशन दिखाएंगे आपको? बिल्कुल दिखाएंगे बच्चा जी। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ।
बस पेपर हो जाए तो अच्छा है। चलो पेपर नहीं तो ऐसा ही कर लेता हूँ। देखो एक बार बस क्वेश्चन है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है इनके बीच में किस बिंदु पर दोनों जाके कर सकते हैं, दोनों किस बिंदु पर मिल सकते हैं, इन दोनों के लिए क्या रिलेशन हो सकता है दोनों में। जैसे आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर था। आपको एक चीज़ मैंने समझाया थोड़ा देर पहले कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा हूँ। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सेल्सियस जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होंगे वो किसके कितने कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होंगे। फ़ारेनहाइट में इनका क्या रिलेशन है। और सर क्या सवाल पूछ दिए, क्या सवाल पूछ दिए, बहुत गजब सवाल है सर। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपको यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको यहाँ पर फार्मूला रटवा देते हैं। आज पहली बार ऐसा होगा कि अब बच्चों को फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा अगर थोड़ा सा आप मेहनती हो तो। मैं अपने ऑफलाइन के छात्रों से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि बच्चे उतने अच्छे नहीं मिले जितना सर को एक्सेप्ट था, जितना मैं आप जितना एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों से परिश्रम करने के लिए, आप उतने मेहनती नहीं हैं। तो थोड़ा मुझे दुख हो रहा है आपको लेकर कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। यही कंसेप्ट बच्चे अगर ऑनलाइन कोई छात्र ठीक से पढ़ जाए, इसको ठीक से रिवीजन कर ले, तो मैं लिख देता हूँ कि क्लास टॉपर प्लस अगले क्लास के लिए बिल्कुल रेडी है वाला चेक। आई थिंक मुझे लगता है कि क्लास 11th में उसको इतना बेस यहाँ मिल जाएगा, इसके फाउंडेशन इतने तगड़े हो जाएंगे, क्लास 11th में बच्चा झेल सकता है। इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जाने वाला है इस साल। लेकिन आप लोग से मैं बहुत नाराज़ हूँ ऑफलाइन के छात्र से कि आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते हो और आप लोग का थोड़ा सा ये बेस भी इतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आपने गलतियाँ की हैं बचपन में और करते ही आ रहे हो लगातार। क्लास 6 7 8 आपने सब क्लास को बेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं इसका भुगतना तो आपको भुगतना पड़ेगा और इसकी भरपाई आपको करने पड़ेंगे। भरपाई कैसे कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ो, रिवीजन करो, ताकि आपकी सारी जो चीज़ें छूट गई हैं फिर से वापस आ जाएँ। आप खोई हुई चीज़ें आप वापस ला सकते हो, सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ये पावर है विद्या में। ऐसा नहीं होता कि बच्चा लेट हो गया तो लेट हो गया। बच्चा जिस दिन से पढ़ना शुरू करेगा सारा चीज़ें वापस पा सकता है, क्योंकि माँ सरस्वती की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो जब जाएगा उसके लिए यहाँ पर सवेरा हो जाता है। आप मत मानो कि मैं थोड़ा लेट हूँ, लेट ही सही, शुरू करो, अच्छे से पढ़ो। मैं लिख के देता हूँ कि 10-15 दिन में आपका बैलेंस कुछ अच्छा बनना शुरू हो जाएगा और 2-3 महीना में आप में एक अच्छा से इंप्रूवमेंट दिखेगा, अच्छा से निखार आएगा। चलो सर इस पर बात करते हैं ना, जो क्वेश्चन आप दिखाए हमको। चलो हमने पूछा तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ये रिलेशन होता है, कैसा लगेगा। ये एक रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और डिस में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ किस डिग्री पर दोनों मिल जाएंगे। तो सर बच्चे आप बोलेंगे आप तो दिखाए थे मुझे, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रिश्ता है। तो वैसे ये फार्मूला आपको याद कराए जाएंगे सबके द्वारा, मैं भी बताऊँ इसको याद करना चाहिए, लेकिन आज पहली बार आपको इसको डेरिवेशन भी किया जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैंने बोला कि फ़ारेनहाइट जो है इस सेल्सियस पर कितने पैमाने पर बराबर हो जाएंगे। तो फ़ारेनहाइट को चलो हम डिग्री सेल्सियस में बदल दिए, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो मैं इनको क्या करूँगा, डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस के पास लाऊंगा और 32 को इधर ला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर प्लस में थे तो इधर माइनस में हो जाएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को परेशानी है क्या? अच्छा कंसेप्ट है। चलो बच्चे मेरे साथ में इसको करते चलेंगे, ठीक है सर। इसको आप सॉल्व करो ना, खुद से कर लोगे। और ये डिग्री सेल्सियस इधर आ गया, हो गया। अब डिग्री सेल्सियस के नीचे कुछ नहीं तो इसमें एक मान लिया, तो 5 और एक कैल्शियम निकालेंगे। खुद से बनाओ ना बच्चे जी, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। चलो तो 5 और एक कैल्शियम, एक 5 हो गया। 5 की टेबल में 5 एक बार में आता है तो 9 हो गया। एक के पर हम 5 बार में तो 5 में डिग्री सेल्सियस ना तो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 9 में से 5 गया तो 4 डिग्री सेल्सियस और अपॉन में 5 है और इधर ये 5 इधर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में तो इधर के मल्टीप्लाई करेगा। ये मैथ का खुद का अपना रूल होता है मैथ का, ठीक है सर। अब इधर देखो हमको सिर्फ डिग्री सेल्सियस का वैल्यू चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा। तो पहले तो उनका मल्टीप्लिकेशन 160 हुआ, लेकिन नेगेटिव में था 4 से, और 4 को इसको कैंसिल आउट करोगे तो 40 टाइम पे कटेगा। अर्थात जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट में -40 के पर जाके दोनों इंसेक्ट करेंगे, ठीक है। यही संबंध था, यही इसका आंसर है। लेकिन जो ऊपर सर आपको फार्मूला दिखाए थे इस पर बात होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना है। चलो उसी को सर प्रूव करने के लिए आपके लिए लाए हैं नया कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ जहाँ से मैं पढ़ा हूँ उन टीचर के द्वारा मिल सकता है। और मुझे तो यूट्यूब पर और कहीं दिखता नहीं, एक ही जगह मिल सकता है और कहीं नहीं। चलो मेरे पास 3
स्केल है, एक सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और एक केल्विन में। ठीक है सर, मैंने एक लेयर दिखाया है सर, और बच्चे जानते भी होंगे। चलो मैंने यहाँ पर एक मार्किंग किया है, ये वाला, सॉरी 2 मार्किंग किया हूँ, एक मार्किंग यहाँ पर किया हूँ, ये वाला थोड़ा आपको शायद ना दिखता हो तो मैं इसको डॉट दिखाता हूँ। एक ये मार्किंग देखा, ठीक है सर। इसको मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273, सब बच्चे जानते हैं। ठीक है सर, और चलो एक और मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हम 0 से थोड़ा यहाँ तक है तो मेरा सेल्सियस के बराबर है, इसको सॉरी ये मार्क यहाँ, इस मार्क को हम बोलते हैं सेल्सियस। यहाँ तक हमने बोला फ़ारेनहाइट, और ये इसको बोला मैंने केल्विन। ये माप है तो इनकी यूनिट लिख दिया। ठीक है सर, और उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और ये क्या हो गया मेरा फ़ारेनहाइट में जल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये मेरा केल्विन में हो गया जल का बॉइलिंग पॉइंट 373। ये रिलेशन आपको पता है और ये जनरली मालूम होता है, बुक में दिया होता है। चलो तीनों इसके लिए मैंने Hg भरा है, Hg बोले तो मरकरी इसमें डाला गया। अब मैं 2 केस लेने वाला हूँ। एक बार सब में मैं बर्फ़ के टुकड़े डालूंगा सब में, ठीक, फिर स्केल को नापूंगा क्या हो रहा है। और दूसरी बार मैं सब में बर्फ़ डालूंगा, सॉरी एक बार मैं बर्फ़ डाला, दूसरी बार में इसमें दोनों सब में तीनों में ट्यूब में हम मरकरी के साथ में गर्म पानी डालेंगे। सब मरकरी क्या होता है, मरकरी टेम्परेचर बता देता है। आप थर्मामीटर देखे ना, उसमें मरकरी होती है, पारा होता है, उसमें लोग ऐसे देखते थे। पहले वाला थर्मामीटर शीशा का आता था, और कहाँ हम लोग जिसमें लोग बुखार था हम लोग उसको मुँह में अपने हाथ में कांख में लेकर उसको दबा के रखते हैं, और कुछ देर बाद उसको दिखाया था कि पारा कहाँ तक चढ़ा है। जहाँ तक पारा गया है वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहे हैं। तो ये केस है, ठीक है। तो वही बात इसमें लिखा गया है कि एक बार हम बर्फ़ के साथ स्केल नापेंगे और एक बार पानी के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है बर्फ़ डालेंगे तो क्या होगा, वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसका टेम्परेचर अलग बताएगा। और एक बार हम गर्म पानी डालेंगे तो उसका हाइस्ट यहाँ तक जाएगा, सब एक बार यहाँ तक आएगा, एक बार यहाँ तक जाएगा। तो हमने ये जो टच करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हमने x माना। और बॉइलिंग पॉइंट बचा जी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको हमने x माना, इसको हमने l माना। क्या मान लिया, l, यहाँ पर l लिखा गया है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस अगर बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हमने l माना है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हमने x माना है। क्लियर, चलो इसको नोट कर लो। अब देखो आपको कितना अच्छा फील आने वाला है। आप पहली बार बोलोगे वाह सर क्या कितना अच्छा कंसेप्ट था, इसको तो हमको रटाया था। तो 3 केस मिलेगा। पहला केस देखो, और डिग्री सेल्सियस वाला हम नापेंगे तो हमको कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा। तो हम अगर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल और एक्स जो ऊपर दिखाया था, तो देखो एल क्या होगा, पूरा लेंथ कैसे निकालेंगे, तो जी पूरा क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए ऊपर कहाँ तक गया था बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पूरा नीचे वाला का माइनस कर लेंगे। बस कोई चीज़ की आप चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आज देखो ऐसे, मतलब चेंज आप कैसे निकालते हैं, मतलब एक वस्तु है आज जो है वो मान लो कोई, चाहे मैं हूँ, एक बच्चा है आज है वो 5 kg का, 5 साल बाद हो गया वो 20 kg का। तो इन दोनों में जो चेंज आया कैसे निकालोगे अब क्या करोगे, फाइनल, ये क्या है फाइनल पॉइंट और ये क्या इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को हटा देंगे तो मिल जाएगा। तो सर आपका जल का फाइनल वैल्यू कहाँ तक गया था 100 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल में क्या था 0 डिग्री, तो उसमें से घटा हुआ तो मिल जाएगा। अब उसको देखोगे थोड़ा उसका, तो फाइनल में क्या, अब उसके फिर यूनिट में सेल्सियस चेक करोगे तो फाइनल में कहाँ तक गया था 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके एक्स वाला वैल्यू हम L/x निकालते हैं, L/x। तो L मेरा यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, एक्स कैसे निकालेंगे, और सर थोड़ा डायग्राम में समझा दीजिए। चलो यहाँ बताता हूँ एक्स कैसे निकालेंगे। तो बच्चे हम बात कर रहे थे एल वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वाला, थोड़ा सा मैं पीछे वाला करके डायग्राम में समझाता हूँ, क्लियर हो निकल जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पर क्या एल कैसे निकलेगा, देखो एल यहाँ तक पूरा तक है, एल वाला यूनिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक पूरा लेंथ है। तो हम इसको कैसे नापेंगे, देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम फाइनल में से ये हटा देंगे, तो 100 में से 0 हटाएंगे तो ये मिल जाएगा। और हम डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जो एक्स मान रहे थे ये वाला हाइट को, तो देखो क्या करेंगे फाइनल में से, तो फाइनल क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल क्या है 0। बस इसको देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और इसमें से इसको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एल का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल सा मैथ है, सिंपल सा मैथ है बच्चा जी, ये छोटा सा मैथ है, इसको तो बच्चा सबको जानता होगा, और इसको हम बहुत यूज भी करने वाले हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस में रिलेशन आया, ऐसा ही फ़ारेनहाइट वाला में जाके देखो तो ये रिलेशन बन के आएगा, और केल्विन में ये रिलेशन बन के आएगा। आपके पास 3 इक्वेशन बन रहे हैं। तो चलो हम क्या करें, पहले 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है सर।
तो एल बाई एक्स यहाँ भी है, एल बाई एक्स यहाँ भी आएगा और एल बाई एक्स यहाँ भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल के साइन दे दिए ठीक से, दिखिए आपको एल बाई एक्स तीनों में है। तो एल बाई एक्स यहाँ भी है, एल बाई एक्स यहाँ भी है। हम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं तो इनके सिर्फ अगर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस को हम लेकर चलेंगे, इनके हम आर एच एस को लेकर चलेंगे। लाइट कट गया थोड़ा सा बच्चे जी, कि आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर से मैं लाइट थोड़ी जला लेता हूँ। चलो देख क्या होगा यहाँ पर। तो हाँ सही बात है, इसका एल एच एस बराबर है, एल एच एस बराबर तो हम आर एच एस इसका उठाएंगे और इसके आर एच एस को उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से बेसिक मैथ है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आएगा, डिग्री सेल्सियस में से 0 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस आएगा। 212 में से 32 घटा दीजिए और इसको घटाएंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, घट ही नहीं पाएगा। तो देखो 212 में से 32 घटाओ तो 180, यहाँ पर 100 और ये मैं दोनों में देखो इस 0 से 0 काट सकता हूँ बिल्कुल। तो मेरे पास बच गया 10 और इधर बचा ये, तो 10 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर किया हूँ क्रॉस गुना, यहाँ 10 बचा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है सर, और इसको इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ तो 18 यहाँ बचेगा 18, क्योंकि एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। 18 में एक से डिग्री सेल्सियस गुना करें तो 18 डिग्री सेल्सियस और 10 में इधर। हमको फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालना है सर, 0 से सर हमको 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखना है क्या होता है। आज पहली बार आपको फील आएगा कि कैसे आया। देखो इसमें अभी 10 डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में चल गए। ठीक है सर, अच्छा बात है। तो यहाँ पर देखो 18 था, यहाँ पर 10 गुना में था, भाग में आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से 2 9 18 और 2 बचे 10। ठीक है सर, और इधर बचे मेरे पास फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब इधर अब देखो इस 32 को उधर ले जाता हूँ तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, फ़ारेनहाइट ये माइनस में है तो इधर आगे ऐड हो जाएंगे। यहाँ क्या बचे 9/5 डिग्री सेल्सियस, वही बात है, ये प्लस 32 माइनस जाके इधर आगे प्लस हो गया। ओ सर क्या बात है, क्या बात है, कितने अमेजिंग, बताओ ये खुश हुए कि नहीं। यही रिलेशन बच्चे जी आपको बहुत सारे कोई टीचर नहीं बताएगा। मैं लगता है कि बहुत सारे मैं जिनसे पढ़ा हूँ उनको छोड़कर आपको बहुत मैक्सिमम टीचर आपको डायरेक्ट बोलते हैं इसको याद कर लो, इसे याद कर लो, ऐसा ही बोला जाएगा। लेकिन इतना अच्छा कंसेप्ट आपको दिया गया तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करने चाहिए और अपने कंसेप्ट को इतने अच्छे बनाओ और जीवन में अच्छा मार्क्स करो, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि जितना ये मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ये मेहनत मेरा सफल हो जाएगा। बाकी जीवन में क्या कमाना क्या नहीं कमाना, बच्चे अगर हम कुछ अच्छा करके जाएं जीवन में तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलो अब सर एक और रिलेशन था ना, अब देखो अब पहले वाले को अब इनसे हम कंपेयर करेंगे तीसरे से, तो एक और सेल्सियस में और केल्विन में हमको एक रिलेशन मिलेगा। तो उनका भी वही हाल है, एल एच एस 12 आर एच एस उठाया गया दोनों का। ठीक है सर, तो यहाँ बचेगा 100 में से 100 और यहाँ भी घटेगा तो 100 आएगा, 100 से 100 इस पर पूरा कट जाएगा, क्रॉस गुना कर दो। यहाँ मान लो कि 100 से 100 कट गया 1 और 1 टाइम पे, और एक से इसमें मल्टीप्लाई, एक से डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, और एक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। सर यही अब मुझे रिलेशन याद करा रहे थे। अब देखो ये माइनस में 273 है तो इधर आके अब देखो, या तो इसको याद रख लो कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन -273 के बराबर होता है। या तो आप इस रिलेशन को याद रखें या कहेंगे नहीं सर हम तो केल्विन को रखेंगे इधर, इसको भगाएंगे उधर, तो भगा दो, इधर आके ये प्लस में 273 हो जाएगा। तो मैंने क्या ये रिलेशन आपको शुरू में रटवाया था कि नहीं रटवाया था, अभी आपको डेरिवेशन कर दिया कि नहीं कर दिया। देखो मैं पेज नंबर यहाँ पर आपको बोला था कि देखो इसका ये रिलेशन होता है, तो मैंने बोला था जब भी केल्विन निकालना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना, क्योंकि ये 0 पर इतना होता है तो जब इसको 100 करेंगे तो 100 इसमें भी ऐड हो जाएगा। सॉरी, इसमें 0 पर 100 पर ये 273 होता है, तो ये जब 0 पर 273 होता है, जब ये 100 बढ़ेगा तो इसमें भी 273 में 273 भी ऊपर जाकर 100 बढ़ जाएगा, इसमें भी 100 ऐड कर देने का तो 373 हो रहा था। और यही रिलेशन यहाँ पर आपको डेरिवेशन के साथ में दिखा दिया गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ये कंसेप्ट मैं पहली बार सीखा और बच्चों को पिछले बच्चे पढ़ाया गया था, इस साल ही पढ़ाया गया। आप पहली बार पढ़ते हैं, अपने पूरे क्लास में जाकर देख लेना, कोई बच्चा को नहीं पता होगा। आई थिंक आपके टीचर भी स्कूल टीचर होंगे, उनसे बात करना, डिस्कस करना प्यार से, उनको भी शायद नहीं पता होगा, आप उनको ज़रूर बताइएगा। आपके टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा पूरा उम्मीद है। चलिए अब क्यों ना इस पर सवाल किया जाए, हम तो बहुत सारे क्वेश्चन सीख गए। चलो सवाल पूछा गया कि भाई द केल्विन स्केल, इसको अब 25 डिग्री सेल्सियस को तापमान कितना, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को आप केल्विन में बदलें, केल्विन में, यानी सेल्सियस से केल्विन में जाना है। कोई में जाना हो आप एक रिलेशन याद रख सकते हैं, दो रिलेशन दिखाया हूँ, कोई याद रखो ना, दोनों के लिए तो सेम है।
हमने पढ़ा चूँकि केल्विन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। अभी जस्ट पहले मैंने इसको वेरीफाई किया है। अब इसको याद तो आपको रखने ही पड़ेंगे। चलो, तो सेल्सियस कितना दिया है 25 डिग्री, तो 25 दिया 273, अर्थात दोनों जो होता 298 आ गया। तो 298 केल्विन के बराबर होता है। जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन में 298 के बराबर होता है, केल्विन के बराबर होता है सर। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क में, आप इनको ज़रूर कर लेना। 273 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हो जाएंगे, और 373 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होंगे। एक मैंने किया, बिल्कुल फार्मूला बैठाइए, आपके आंसर आ जाएंगे। मैं नहीं किया हूँ और करेंगे भी नहीं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे आराम से कर लेंगे। अगर तुम नहीं मानते हो तो एक चलो ये कर देता हूँ। चलो, हमने पढ़ा था रिलेशन, चूँकि मेरे जो केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। अब देखो डिग्री सेल्सियस कितना है 273 प्लस 273 ऐड हो जाएंगे तो 3 3 6 7 7 14 1 2 2 4 1 5 5 डिग्री 546 केल्विन इतने आएंगे। चलो आप इसको कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, चलो कर लेंगे, प्यारे वाला है तो कर ही लेंगे। ठीक है सर, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो अब चलो उल्टा सवाल, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस में, इस बार केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है। आसानी से इसी फार्मूला से भी कर सकते हैं, और सर तो होमवर्क लिखिए दिए हैं। चलो एक कर देते हैं, एक होमवर्क में कर देंगे। मैंने बोला आपको इसको सेल्सियस में ले जाना है, तो आप क्या समझते हैं, सेल्सियस में आपको क्या रिलेशन समझा था, डिग्री सेल्सियस के माइनस 273 के बराबर होता है। केल्विन कितना दिया गया 3 से केल्विन 273 घटा लें, आपका आएंगे कितना 373 केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको कर लेंगे, ठीक है, इनको सेल्सियस में बदलना है। और चार क्वेश्चन है आपके पास, 1 2 3 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये आपके पूरा होमवर्क है, इसमें मैं एक भी नहीं बताने वाला हूँ। हो गया, बोलो अच्छा फील आया कि नहीं आया, अच्छा फील आया कि नहीं आया। चलो देखो, डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो ना, डिग्री सेल्सियस में जाना होती है फार्मूला लगाइएगा, केल्विन में निकालना होता है ये वाला लगा देने का, हो गया काम। या तो इससे भी दोनों निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आखिर यही फार्मूला है, इसको इधर आके लगाओ तो प्लस में हो ही जाएगा। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन अपने बच्चों ने किया, और कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा। यहीं पर आपके कंसेप्ट हो जाते हैं ख़त्म, थोड़ा बातें और इसमें करेंगे थोड़ा। चलो अब एक और बात, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये तो हमने क्वेश्चन नहीं किया था इसमें, चलो कर लेते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। कोई बात नहीं सर, इसके लिए फ़ारेनहाइट का भी तो फार्मूला सिखाए थे। क्या सिखाए थे सर, हमने सिखाया था फ़ारेनहाइट जो होते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। चलो, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दिया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 5 से 50 कटेगा 10 टाइम पे, 9 टू 90, 9 10 90, 32 जोड़ दो, बस वही बात है, 90 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 और 9 3 12, 122 यानी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिखा दिया आपको। तीनों टाइप से क्वेश्चन हो गया, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तीनों में हमने क्वेश्चन किया। चलो अब एक बात करते हैं, कंसेप्ट आपके पास रहता है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो या डी से, कैपिटल डी से या रो से। क्या होता है आपके बुक में दिया डिफिनेशन, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। आपके पास 2 डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपके पास 2 डायग्राम दिखाए, एक मेरे पास ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है। इसमें जो डेंसिटी है इसके पार्टिकल कुछ ऐसे इसमें ज़्यादा है, तो अब बताओ ना किसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन बी वाले में बहुत इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पार्टिकल ज़्यादा है, इसके मास ज़्यादा है। अब हमने पढ़ा था भी घनत्व क्या होती है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसके द्रव्यमान ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। चलो क्यों ऐसा हुआ सर, तो हमने देखा कि ए में नंबर ऑफ पार्टिकल ए कम है नंबर ऑफ पार्टिकल बी से, इसीलिए मास ऑफ ए
कम होगा मास ऑफ बी से, जिसमें ज़्यादा पार्टिकल उसकी मास ज़्यादा। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान किस में लेते हैं, केजी में, आयतन किस में लेते हैं, लगभग बच्चे मीटर क्यूब में। तो इसके लिए ये ऐसा कह दो या इसको कह दो केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका घनत्व कैसे मात्रक ये हो गया, घनत्व कैसे मात्रक केजी मीटर पर क्यूब हो गया। इसको आप याद रख सकते हैं। तापमान कैसे मात्रक केल्विन था, इसका मात्रक ये था। और एक दाब हमने पढ़ा था कहीं पर, दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। एक हम कंसेप्ट और पढ़ेंगे, उसके पहले आपको बुक में एक छोटा सा बात लिखा गया है, बहुत छोटे अक्षरों से, बच्चों का ध्यान ना जाए वहाँ पर। एक तो आप इसको याद रखेंगे अपने नोटबुक में, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तापमान का केल्विन होता है, ये आपको जानना चाहिए, उनकी मात्रक हमें ज्ञान होना चाहिए। ये मात्रक आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको तो आप जरूर याद रखें रिमेंबर करने से। चलो दूसरा, आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया गया आपकी बुक में कोना पर लिखकर, इसको भी आप याद रखेंगे। आप इनको ना याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे होगा हम बता रहे हैं। देखो, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर दाब, यानी इसको हम मतलब वायुमंडलीय दाब। एटीएम मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है बच्चे पास्कल होता है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो पीए यानी पास्कल होता है। 1 एटीएम इसके बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब वही कहते हैं कि बच्चे इतना जो पास्कल होता है, ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर कहलाता है। और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, और इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। ये टॉपिक याद रखना बहुत, इसको नोट में अपने लिख ही लेना, इसको लिख ले अपने नोट्स में। लिख लेंगे तो क्या होगा, जब अपने नोट्स पढ़ोगे ना, ये टॉपिक आपको याद आएगा। बुक में हो सकता है इतना छोटा लिखा है कि बच्चे इस पर ध्यान ही न दें। अब हम एक टॉपिक और बात करेंगे सब्लिमेशन के बारे में, उसके बाद आपका चैप्टर लगभग पूरा कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। चलो, सब्लिमेशन क्या होता है, सिंपल बात है। आपने देखा होगा कि अपने घर में अपने नेफ्थलीन गोली जो रखते हैं घर में खुशबू रखने के लिए, कपड़े में बारिश के दिन में लोग कपड़े में रखते हैं ताकि कपड़े में वो कुछ धब्बे वो ना लगे। तो मतलब गोली गोल गोल होता है, उजला उजला इतना बड़ा। कुछ दिन बाद वो गोली दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। यानी पहले सॉलिड था, फिर गायब हो गया, धुआं वेपर बन के गायब हो गया। तो वही बात है, कोई पदार्थ, अगर आपके बुक का डिफिनीसन हम देखें तो कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ देखिए बच्चे, बुक में आपको बहुत बार मिसप्रिंट दिया है आपके बुक में। ये जो बुक है नया है 2023-24 वाला, देखो इसको किया गया, सुधार किया गया है। आपके पुराने बुक में गलती क्या किया है उसमें सुधार रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि यहाँ से पढ़ते, इसलिए पढ़िए। कहते हैं द्रव अवस्था में बदले बिना कोई सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट में ना आए। मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ को आप जरूर पिघले तो पहले द्रव बनेगा, लेकिन द्रव अवस्था में आए बिना, बदले बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, और पहले सॉलिड था फिर गैस में चला गया, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन गैस से सीधा ठोस बन जाए, पहले देखो क्या हुआ, इसको यहाँ पर समझो। ठोस से गैस बना तो ऊर्ध्वपातन, ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया तो ऊर्ध्वपातन, लेकिन गैस से फिर ठोस बन गया तो इसको ऊर्ध्वपातन नहीं, से निक्षेपण कहते हैं। आपके बुक में यही गलती दिया था और उसकी डिफिनीशन भी गलती लिखा गया था। तो इस डिफिनीशन को हम लोग यहाँ सुधारेंगे अपने ये नोट्स में। ठीक है, द्रव अवस्था में बदले बिना, मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल गया, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन ठोस गैस से सीधे ठोस में आ जाए, जिसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। और इस बुक में क्या लिखा है, देखो गलती क्या लिखी है। यहाँ लिखा है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस, फिर भी कहता है कि वापस, देखो ऐसे ही ऐसा हो रहा था, ठोस से गैस, गैस से फिर ठोस में आ जाए, इस दोनों को क्या हो रहा था, सब्लिमेशन, जो गलत था। तो ये बुक में आपको गलत लिखा गया था, थोड़ा डिफिनीशन को आप सही करेंगे। ठीक है, तो बुक में भी कुछ मिसप्रिंटिंग होता है जिसको ये आप यहाँ में सही कर दिया गया है। तो अपने ये बुक में वर्ड होना चाहिए, अपने बुक में चाहेंगे तो इसको आप सुधार सकते हैं, या नहीं तो फिर नोट्स में तो लिख ही लेंगे हम लोग। तो पहले सब्लिमेशन का डिफिनीशन देख लेते हैं। कहते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चे जी, एक कन्वर्जन है, एक बदलने की प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित है। यहाँ मैं सही लिख दिया हूँ, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, इसे बोलेंगे सब्लिमेशन। लेकिन मैं दोबारा एक दिखाया हूँ कि अगर गैस से इधर आ रहा है, गैस से सॉलिड में आ रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं निक्षेपण। क्या बोल रहे हैं, निक्षेपण। ऐसे निक्षेपण का मैं डिफिनीशन नहीं लिखा है, लेकिन आप निक्षेपण ऐसे समझ सकते हो कि गैस से सीधे सॉलिड में बनने की प्रक्रिया को हम
और लिक्विड में नहीं जाएगा, गैस से लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड से लिक्विड नहीं गया, लिक्विड छोड़ देगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएगा और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाएगा, बीच में लिक्विड में दोनों स्टेट में नहीं आएंगे। और किसका किसका सब्लिमेशन होता है तो आप अमोनिया के याद रख सकते हैं, और किसका किसका नहीं होता तो साधारण नमक का नीचे अति सब्लिमेशन नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, पहचान कीजिए। तो जिसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ, जो हाईलाइट से किया गया वो क्या है, उसका ऊर्ध्वपातन होता है, उसका सब्लिमेशन होता है। जैसे कपूर का होता है, CO2 होता है, सूखा बर्फ का होता है, आयोडीन का होता है, एंथ्रेसिन का होता है, नेफ्थिलिन का होता है, और रेत का और साधारण नमक का नहीं होता है। अब जो इसके आगे सिर्फ प्रश्न आंसर है, आपके यहाँ पर पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब बच जाएंगे इसके अब सिर्फ प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास के लिए मैं चाहता हूँ आपका सिर्फ अभी NCERT बैक से शुरू किया जाए, उसके बाद आपके चैप्टर वाले के बाद में करा देंगे। तो आपके NCERT के इंटेक्स में क्वेश्चन है, यहाँ से हम बात करेंगे। कोई टॉपिक तो छूट तो नहीं रहा है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। देख लेते 1-2 टॉपिक और मुझे परख कराना है, उसके बाद इसको क्वेश्चन आंसर ही कराने हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला। अब जहाँ जहाँ से बोलेंगे वहीं से कीजिएगा, कुछ ही मत लिख देना। इसको कर लेना क्वेश्चन को, ये वाला। किसी ठोस पदार्थ का द्रवावस्था में से गुजरे बिना वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन, सब्लिमेशन हो जाएगा। चलो 1-2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको भी कर लेते हैं। एक हम पढ़ा था तरलता किसे कहते हैं, यानी द्रवता, फ्लूइडिटी किसे कहते हैं। तो देखो कोई पदार्थ बहता है, इसको मैं छोड़ दिया तो क्या बह रहा है क्या नहीं। अगर मैं यहाँ पर पानी रखूँगा इतना तो पानी क्या बह जाएगा, पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जो बहने की प्रवृत्ति होती है उसे हम फ्लो, उसे बोलते हैं फ्लूइडिटी बोलते हैं। इन बहने का, अरे बहने के रीजन क्या हो सकते हैं, इन कोई पदार्थ बहता है, जैसे मान लो पानी बह जाता है, ये क्यों नहीं बह रहा है, तो बहने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जो मैटर होंगे उनके इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इस प्रकार से होता है। सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में बहुत ज़्यादा होता है, इससे थोड़ा कम होता है, गैस में बहुत। तो इसीलिए ये दोनों बह सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड तो जाएगा नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट की इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, पार्टिकल में डिस्टेंस क्या होता है। सॉलिड में भाई देखो सबसे गैप किस में ज़्यादा होता है, गैस में ज़्यादा होता है, गैप से कम होता है लिक्विड में। तो दोनों फ्लो कर सकते हैं, इसमें फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है रिजिडिटी, यानी कठोरता पर बात करेंगे हम, हार्डनेस पर बात करेंगे। रिजिडिटी और कठोरता दोनों अलग अलग चीज कंसेप्ट है। आप इसके एग्जांपल के लिए 2 चीज़ें देख सकते हैं। देखिए हम लोग में कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है कि हम लोग रिजिडिटी के और कठोर को, हार्ड को, रिजिड और हार्ड दोनों हम एक ही समझते हैं। और उसे गूगल में ट्रांसलेट करोगे तो रिजिड और हार्ड जो होते हैं लगभग सिनोनिम वर्ड है, मतलब समानार्थी वर्ड हैं, दोनों के हिंदी एक जैसा आता है। हार्ड मतलब भी हम लोग कठोर बोलते हैं, मजबूत बोलते हैं, और रिजिड मतलब भी वही बोलते हैं। तो आज हम लोग रिजिड और हार्ड में दोनों में अंतर समझेंगे कि हार्डनेस क्या है और रिजिड क्या है। देखो अब 2 सब्टाइल्स है मेरे पास, एक है चौक और ये। तो देखो रिजिड क्या होता है, रिजिड होता है ये रिजिड है। कोई पदार्थ, इसको हमने क्या पढ़ा, किसी पदार्थ पर बल लगाएंगे, इसमें हम बल लगाते हैं, बाहर से दबाया हूँ इसको जोर से, दबा के रखा हूँ, इसको बहुत दबा के रखा हूँ, और अपना आकार नहीं बदले, ये अपना साइज नहीं बदल रहा है, दबाने पर भी अपना साइज नहीं बदल रहा है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बच्चा जी, अपना साइज बना कर रखा है, साइज नहीं बदल रहा है, तो इस क्षमता को हम बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक, और यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, जैसे ग्लास, शीशा से ग्लास लीजिए, उसको दबा कर रखिएगा, वो ग्लास अपना शेप नहीं बदलेगा, तो उसे हम रिजिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड। तो एग्जांपल लेते हैं जैसे ग्लास, ग्लास क्या है, रिजिड होता है, यस होता है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कोई चीज़ भंग, मतलब गिरने पर चुकना हो जाए। जैसे आप इसको गिराया मैंने, कुछ नहीं हुआ, ग्लास को ऊपर से गिराओगे फर्श पर, क्या होगा, ग्लास क्या होगा, अपना चुकना हो जाएगा, उसी को बोलते हैं ब्रिटल, भंगुर। और ग्लास क्या मजबूत है, नहीं। तो ग्लास क्या क्या, देखो ब्रिटल है, पूरा गिरना भंगुर हो जाएगा। कठोर भी है, ग्लास कठोर है, लेकिन ग्लास मजबूत नहीं है। तो कहने का मतलब ये, कोई जो चीज़ कठोर है वो मजबूत हो, ये संभव, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ कठोर मजबूत हो। क्योंकि आप इसको देखो, इसको आप कितना भी, मतलब आयरन का नेल है, एक जो भी है लोहा का सामान है, इसको आप कितना ऊपर से गिराओ नहीं टूटेगा, भले ये भंगुर नहीं होगा। लेकिन अगर ग्लास को ऊपर से गिराओ तो ग्लास तो आपका चुकनी हो जाएगा पूरा। इसी को ब्रिटल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं भंगुर। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या सीखा कि जो चीज़ रिजिड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो। और एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, एक यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं लेड मेटल, यानी एक शीशा के धातु लेते हैं, लेड मेटल एक धातु आती है, मेटल आता है, इसको लेंगे आप, उसको वो रिजिड है क्या, नहीं, और रिजिड नहीं होता है, मुलायम होता है। ब्रिटल नहीं होता है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग यस होता है वो। तो यहाँ पर बात यह है कि अब हार्डनेस क्या होती है। तो हार्डनेस क्या होती है, पदार्थ पर खरोंच करने पर प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है। पदार्थ पर जब खरोंच करेंगे तो उसकी प्रवृत्ति होगी। चलो दो चीज़ें लिए हूँ, दोनों पर मैं खरोंच करके देख लेता हूँ कि कौन हार्ड है कौन हार्ड नहीं है। मेरे पास 2 सब्सटेंसेस है, इसको मैं नाखून से कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये नाखून से खरोंच करने पर, लेकिन ये हार्ड था, आपने देखा था, लेकिन नाखून से करने पर ये खरोंच हो गया, लेकिन प्रतिरोध कर रहा था, विरोध कर रहा था जब खरोंच। चलो इसको खरोंच कर रहा हूँ तो शायद मैं इसको कितने साल करते रह जाऊँ, नाखून घिस जाएगा, इस पर कोई असर नहीं आएगा। तो दोनों में हार्डनेस कौन है, दोनों में हार्ड कौन ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे ये हार्ड ज़्यादा है। तो वही बोला हूँ, इसलिए लोहे की लीजिएगा, उस पर नाखून से खरोचिएगा और इसको खरोचेंगे। तो आपने क्या देखा, चौक जो था हार्ड नहीं था, लेकिन रिजिड है। रिजिड क्यों है कि उसको दबा कर रखने पर ये अपना शेप साइज को बनाए रख रहा है। मैं इसको कितना भी दबा रहा हूँ, ये अपना साइज चेंज नहीं कर रहा है। तो आपको आज बहुत अच्छे से मालूम चल गया कि रिजिड और हार्डनेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो रिजिड और हार्डनेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर टॉपिक भी लिख दिया है कि ये ज़रूरी ना हो कि जो चीज़ मजबूत हो, जो चीज़ हार्डनेस किसी वस्तु की तुलना में होती है, कंपेयर करना पड़ता है कौन चीज़ कितना हार्ड है। अब देखो इन दोनों में ज़्यादा हार्ड कौन है, ये तो हार्ड है ही नहीं। चलो हार्ड ये भी है, ये हार्ड तो है ही नहीं था, लेकिन अगर इसको लूँगा बोलूँगा दोनों में हार्ड ज़्यादा कौन है, तो ये सब्सटेंस में निर्भर करता है कौन सब्सटेंस कितना हार्ड है कितना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये नोट भी लिख दिया है कि आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ रिजिड हो वो हार्ड भी हो। जैसे देखो ये रिजिड था लेकिन हार्ड नहीं है। हार्डनेस क्या है, नखोरने पर मालूम चलेगा, खरोच करने पर। चलो, और ये तो बुक वाले आंसर क्वेश्चन, तो बुक का भी नहीं करेंगे, पहले आपको मैं कराऊंगा इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर। तो चलो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेंगे, आपके बुक के शुरू से बुक पढ़ते चले होंगे तो आपको वहाँ पर मिला होगा। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर कराते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर अगले लेक्चर में कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके ये है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें पूछा कौन सा पदार्थ की प्रकृति बताना है, तो कुर्सी उसी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, उसके डिफिनीशन पर लिख दीजिएगा और उसके स्टेट को बताइए कि पदार्थ कैसा कैसा है। जैसे कुर्सी क्या है, सॉलिड, इसे सॉलिड था। कुर्सी बादाम ये ठोस अवस्था थे पदार्थ के। शीतल जल था, ये क्या था, पदार्थ के द्रव अवस्था में था। इसको आप लिखे कि नहीं लिखे, पूरा नोट्स बनाना है आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हैं आप। सिर्फ आपको स्टेट बताना होता है, ऐसे बताइए कि कुर्सी बादाम ये क्या ठोस अवस्था थे, शीतल पे क्या था, आपका द्रव अवस्था में था, वायु क्या था, गैसीय अवस्था में था। बाकी इसमें सब्सटेंस पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, गंध घृणा ये सब पदार्थ नहीं है। पदार्थ का डेफिनेशन इसलिए लिखा हूँ कि जिसे हम महसूस कर सकें, जो कुछ स्थान ऑक्युपाई करे। दूसरा प्रश्न था कि हम प्रेक्षण के कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाना की खुशबू बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन वही खाना ठंडा होता है तो जल्दी हम उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास में जाना पड़ता है। तो देखो अगर खाना ठंडा है तो क्या होता है, उसकी टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत कम है। और काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसमें डिफ्यूजन भी बहुत स्लो होगा, तो ना के बराबर होगा। लेकिन वही अगर हम गर्म खाना लेते हैं, चूँकि अब छोड़ दिया है क्या इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मैंने क्या कोल्ड फूड मैंने क्या बताया, उसकी टेम्परेचर कम थे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम था। और गर्म भोजन होगा तो उसमें गर्म भोजन का अर्थ क्या हुआ, गर्म भोजन का अर्थ है काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं लिख दूँ के, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, भोजन ज़्यादा था, गर्म था तो उसके क्या, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, उसमें ज़्यादा थी। अब चूँकि गर्म भोजन से निकलने वाले वाष्प जो होंगे, काइनेटिक ज़्यादा है, गर्म भोजन से वाष्प जो निकलेगा, अब देखते गर्म भोजन से कुछ भाप निकलते हैं, उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और एयर के पार्टिकल में तेज़ी से क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब DIFFUACD, डिफ्यूज होते हैं, मतलब आसानी से उसमें मिल जाते हैं, उसमें फैल जाते हैं। और कई मीटर दूर होने पर भी हम तक वो आसानी से पहुंच जाते हैं। यही रीजन था कि गर्म खाने का सुगंध हमें दूर से ही मिल जाता है। दूसरा कि स्विमिंग पूल में अगर कोई तैर रहा है, तैराक, तो पानी को हाथ से काट लेता है, पानी में उसका हाथ आसानी से काट सकता है, पानी को उसको ऐसे मोड़ मार सकता है। क्यों? क्योंकि पानी भाई क्या होते हैं, उसके पार्टिकल के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गैप होते हैं उसमें, इसलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए गोताखोर उसको आसानी से काट पाता है। एक और प्रश्न है उसमें कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। आपको इसके आसानी से आपने पढ़ा था कि पदार्थ कणों के बीच पदार्थ कणों के बीच वेरिएशन होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, ये आपने पढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका पेज नंबर, आपको
पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। में क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन क्या आपको क्लियर दिख रहा है? मैं पढ़ देता हूँ और क्लियर ना दिखता हो तो किसी सवाल है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। यहाँ पर घनत्व लिखा गया है, डेंसिटी कहते हैं। और घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया वहाँ से बुक से। अब उसके आंसर यहाँ है, तो उसमें देखो बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखो वायु के पार्टिकल जो होंगे वो चिमनी के धुआं से क्या होंगे? कम होंगे। चिमनी का धुआं जो होगा रुई से कम होगा, और रुई जो होगा जल के उसके डेंसिटी कम होगा, और जल का डेंसिटी शहद से कम होगा, शहद का डेंसिटी चौक से कम होगा, चौक का डेंसिटी लोहा से कम होगा। अर्थात लोहा का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे। डेंसिटी क्या होता है? उसके पार्टिकल पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में हो के गुणों में होने वाले अंतर को सारणी में लिखिए। तो इसको मैं आपको यहाँ से लिखवा रहा हूँ, बहुत अच्छे इसमें आंसर दिया गया है। PDF मेरे पास, यहाँ से आप इसके आंसर को लिखेंगे। हो गया, इस आंसर को लिख लीजिए। और इसी पर वीडियो को यहीं पर आज रुक दीजिएगा, और जो इसके बाकी आंसर हैं अगले लेक्चर में कर लीजिएगा। और चैप्टर का फिनिश हो चुका है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन से कराना है, कुछ आपको PY को कराना है, और कुछ MCQ बहुत सारे करा देंगे। चैप्टर आपका बहुत अच्छे से फिनिश हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।